सुबह के लगभग 5 बज रहे थे। बिहार का शहर पटना नींद से जाग रहा था। रांची के एक छोटे से कमरे में 4 लोग बैग पैक कर रहे थे। उन बैगों में कपड़े नहीं बल्कि मौत का सामान था। 10 किलो RDX, डिजिटल अलार्म, बैटरी और बारूद। उनका मिशन साफ था, बिहार की राजधानी को उस वक्त दहलाना जब पूरी दुनिया की नजरें नरेंद्र मोदी पर टिकी हों। वे बस पकड़कर पटना के लिए रवाना हुए। वहां पहुंचते ही उन्होंने गांधी मैदान, जहां नरेंद्र मोदी भाषण देने वाले थे, उस मैदान में और स्टेज के नीचे 7 टाइम बम सेट किए। उनका टारगेट एक ही था, देश की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा और लाखों की वो बेखबर भीड़। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि इस मैदान के नीचे मौत का जाल बिछाया जा चुका है। आसमान में एक विमान पटना की ओर बढ़ रहा था और विमान के अंदर बैठे थे नरेंद्र मोदी। लेकिन असली कहानी उसी दिन सुबह के लगभग 9 बजे पटना जंक्शन से शुरू हुई। जंक्शन पर हजारों लोग अपने गंतव्य की ओर भाग रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि इस शोर शराबे के बीच प्लेटफॉर्म नंबर 10 के सुलभ शौचालय में मौत का टाइमर अपनी आखिरी गिनती गिन रहा है। अचानक एक धमाका होता है। धुआं और चीखें। पुलिस और आम लोग इसे एक सिलेंडर ब्लास्ट समझकर उस ओर भागते हैं। लेकिन जैसे ही धुआं छंटता है, सुरक्षा कर्मियों की नजर एक युवक पर पड़ती है जो बुरी तरह जख्मी है और भागने की नाकाम कोशिश कर रहा है। यह इम्तियाज अंसारी था, वो आतंकी जो बम प्लांट करते वक्त खुद उसकी चपेट में आ गया। पुलिस ने तुरंत स्थिति को गंभीरता से लिया और संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में ले लिया। लेकिन पुलिस जब उसका बैग चेक करती है तो बैग से वो चीजें निकलती हैं जो बिहार पुलिस के पैरों तले जमीन खिसका देती हैं। बैग में कोई कपड़े नहीं थे बल्कि इलाके का सटीक नक्शा, अलार्म, जिंदा डेटोनेटर और डिजिटल टाइमर थे। जैसे जैसे पुलिस इम्तियाज से पूछताछ शुरू करती है, समय 10 की ओर जा रहा था। अचानक शहर के और अलग अलग कोनों से खबरें आने लगी। धमाका नंबर 2, धमाका नंबर 3। पटना अब एक डेथ ट्रैप बन चुका था। नीचे जमीन पर बारूद बिछ चुका था और ऊपर आसमान में 30,000 फीट की ऊंचाई पर इस पूरी साजिश का प्राइम टारगेट पटना की ओर बढ़ रहा था। सुरक्षा एजेंसियों के पास सिर्फ चंद मिनट थे। एक तरफ हजारों बेगुनाह जानें थीं और दूसरी तरफ आसमान में नरेंद्र मोदी के साथ विमान में मौजूद थे उनके भरोसेमंद सलाहकार और सुरक्षा गार्ड। जब पायलट के हेडफोन में पहली बार वो संदेश गूंजा तो केबिन का सन्नाटा पत्थर जैसा भारी हो गया। मैसेज था, पटना सुरक्षित नहीं है, लैंडिंग रद्द करें। सुरक्षा प्रमुखों ने के पास खुफिया जानकारी थी कि यह सिर्फ बम धमाके नहीं बल्कि एक सुनियोजित असैसिनेशन प्लॉट हो सकता है। एजेंसियां चिल्ला रही थीं, सर खतरा बहुत ज्यादा है। लेकिन मोदी का जवाब छोटा और पत्थर की लकीर जैसा था। उन्होंने कहा, अगर आज मैं वापस गया तो ये लाखों लोग डर के मारे भागेंगे, भगदड़ मचेगी और हजारों बेगुनाह कुचल कर मारे जाएंगे। मैं उन्हें इस मौत के जाल में अकेला नहीं छोड़ सकता। विमान लैंड कीजिए। सुरक्षा प्रोटोकॉल के मुताबिक ऐसे हालात में विमान को तुरंत किसी सुरक्षित शहर जैसे दिल्ली या कोलकाता की ओर मोड़ देना चाहिए था। लेकिन विमान की खिड़की से बाहर देखते हुए मोदी के सामने एक अलग ही मंजर था। नीचे गांधी मैदान में लाखों की वो भीड़ थी जो अपने नेता का इंतजार कर रही थी। उन्हें नहीं पता था कि उनके पैरों के नीचे मौत बिछी हुई है। सुबह के लगभग 11 बज रहे थे। मंच पर नेताओं का तांता लगा था और सामने लाखों की भीड़ समंदर की तरह हिल रही थी। मंच पर पहुंचते ही मोदी के कान में एक सुरक्षा अधिकारी फुसफुसाता है, सर मंच के ठीक नीचे एक आईडी बॉम्ब मिला है। वह फटा नहीं है लेकिन कभी भी फट सकता है। हमें तुरंत यहां से निकलना होगा। मौत उनके ठीक पैरों के नीचे दबी थी, एक रिमोट का बटन और इतिहास हमेशा के लिए बदल जाता। तभी अचानक पहली गूंज सुनाई दी। मैदान के पश्चिमी छोर पर एक जोरदार धमाका हुआ। धूल का एक विशाल गुब्बार आसमान की ओर उठा। दहशत अभी फैलनी शुरू ही हुई थी कि दूसरा और फिर तीसरा धमाका। ये पटाखे नहीं थे, ये मौत की दस्तक थी। गांधी मैदान के अलग अलग कोनों से धुएं के काले नाग उठने लगे। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ये हमला कहां से हो रहा है। पैरों के नीचे की जमीन कांप रही थी। धमाके रुक नहीं रहे थे। मंच के पीछे छठा धमाका हुआ। पूरा पंडाल हिल गया। सुरक्षा कर्मियों ने मोदी को घेर लिया। उनके चेहरों पर साफ था कि वे उन्हें वापस ले जाना चाहते हैं,
लेकिन मोदी ने मंच का कोना पकड़ा और माइक की तरफ बढ़े। धमाकों की आवाज के बीच मोदी की आवाज गूंजी। उन्होंने चिल्लाकर नहीं, बल्कि एक अजीब से ठहराव के साथ कहा, भाइयों, ये हमें डराने की कोशिश है, डरना मत, शांत होकर बैठ जाइए। एक तरफ मंच के नीचे दबा वो जिंदा बम था जिसका टाइमर चल रहा था, और दूसरी तरफ मोदी का भाषण। धमाके अभी भी हो रहे थे, लेकिन अब भीड़ भाग नहीं रही थी। मंच से मोदी की आवाज थमी तो सन्नाटा और भी भयानक हो गया। भीड़ शांत तो हो गई थी, लेकिन जमीन के नीचे दबे टाइम बम अभी भी जिंदा थे। सुरक्षा घेरे के बीच मोदी को मैदान से बाहर निकाला गया। धमाकों की गूंज अभी थमी नहीं थी। 6 लोग पहले ही मारे जा चुके थे। मोदी पर खतरा अभी भी बना हुआ था। दिल्ली और पटना के बीच फोन की लाइनें गर्म हो गईं। अजीत डोभाल के पास एक नाम पहुंचा, हैदर अली, जिसे आतंकी दुनिया में ब्लैक ब्यूटी कहा जाता था। वह इंडियन मुजाहिदीन का वो चेहरा था जो परछाइयों में रहकर वार करता था। लेकिन इस बार उसने एक गलती कर दी थी। इम्तियाज अंसारी, जो जंक्शन पर पकड़ा गया था, ने टूटते ही सब कुछ सच सच बता दिया। डोभाल ने तुरंत बिहार पुलिस और एनआईए को अलर्ट किया गया। उन्होंने इंटेलिजेंस ब्यूरो के अपने पुराने नेटवर्क को सक्रिय किया। डोभाल जानते थे कि हैदर अली जैसा शातिर शिकारी कभी भी एक रास्ते से नहीं भागता। उसने अपने गुर्गों को अलग अलग दिशाओं में फैला दिया था, लेकिन डोभाल ने उसके डिजिटल फुटप्रिंट्स का पीछा करना शुरू किया। एक सिम कार्ड जो फर्जी नाम पर लिया गया था, बार बार एक ही नंबर पर सिग्नल दे रहा था। तुरंत एनआईए ने एक साइलेंट ऑपरेशन शुरू किया। कोई सायरन नहीं, कोई मीडिया नहीं। हैदर अली को लगा कि वो बच निकला है, लेकिन डोभाल की टीम उसके ठीक पीछे थी। उसे बिहार के पास एक गुप्त ठिकाने से तब दबोचा गया जब वह नेपाल भागने की फिराक में था। पकड़े जाने के बाद जब पूछताछ शुरू हुई तो पता चला कि साजिश सिर्फ मोदी को मारने की नहीं थी, बल्कि पूरे देश में सांप्रदायिक दंगे भड़काने की थी। पुलिस की दूरदर्शिता और एनआईए की फुर्ती ने उस दिन न सिर्फ एक नेता को बल्कि लोकतंत्र को बचा लिया था। वक्त बीतता गया। पटना की सड़कों से बारूद की गंध मिट गई। गांधी मैदान में फिर से मेले लगने लगे। लेकिन उन 6 परिवारों के घरों में 27 अक्टूबर 2013 की सुबह समय लगभग ठहर सा गया था। 8 साल तक चली लंबी कानूनी लड़ाई, 250 से ज्यादा गवाह और हजारों पन्नों की चार्जशीट। कटघरे में खड़ा था हैदर अली और उसके 9 साथी। अक्टूबर 2021 के आखिरी हफ्ते में अदालत ने हैदर अली समेत 4 मुख्य दोषियों को मौत की सजा सुनाई। 2 को उम्र कैद और अन्य को कड़ी जेल की सजा। 8 साल के लंबे इंतजार के बाद इंसाफ की मुहर लग चुकी थी। 27 अक्टूबर 2013 की उस एक सुबह की कहानी को समेटने में हमें महीनों की रिसर्च, सैकड़ों पुराने न्यूज आर्काइव्स और उस दौर की चार्जशीट्स को खंगालना पड़ा। हमारा मकसद सिर्फ एक वीडियो बनाना नहीं था, बल्कि उस सच को आप तक पहुंचाना था जो समय की धूल में कहीं दब गया था। अगर आपको यह इन्वेस्टिगेटिव डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इतिहास की इन अनकही कहानियों में दिलचस्पी है। ऐसी ही और भी डार्क फाइल्स और अनसुने किस्सों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली रोमांचक कहानी के साथ।